हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एंड आज की डिस्कशन सीरीज में वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस अगेन। दिस इज प्रभात, हु इज एन आईपीएस ऑफ द 2019 बैच। ही इज somebody जिनको मैं यूपीएससी में वेटरन लेवल प्लेयर मानता हूँ। ही हैज बीन वन ऑफ द एडवांस प्लेयर्स। व्हाई? बिकॉज like me, he's also given 6 attempts at UPSC, even though उन्होंने बीच में काफी गैप्स भी लिए। He has worked with the PM Rural Development Fellowship. He has worked as a product manager and काफी सारी चीजें एक्सपीरियंस करने के बाद उन्होंने मतलब मल्टीपल टाइम्स यूपीएससी के इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे हैं वो। एंड देयर ही हैज बीन वन ऑफ द top scorers, as you could say, because he's one of the very few people that I know who has scored more than 200 marks in the UPSC personality test. So in today's video we'll discuss about Prabhat's UPSC journey and what he considers are some steps that you can take in order to be on the right side of 180, which is a phrase that he uses quite frequently on his blog, Janhit mein Jari, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. If you want to check it out, it's a great blog. You should go out and check it out. So let's begin with the video. Hi Prabhat, how are you? How is life? Hello, good evening everyone. Good evening Abhijit. Life is good. I've just joined police 2 years back, done with my training. Anji. In the field for last 2 months. Very excited. So life is good. I've been waiting for this for last 6, 7, 8 years. Now I have the opportunity to be in the field. Beyond my foot. आपकी जर्नी एक since I've also had a very long UPSC journey and उसमें मेरे भी काफी गैप्स रहे थे बीच बीच में कि मैं छोड़ के भाई हटो यार, नौकरी करते हैं, नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. And when I first met you on Twitter, when we started talking, so मतलब that was one of the first things that वो कनेक्शन एक मुझे लगा कि भाई आपसे मैं इस चीज के बारे में बात कर सकता हूँ. So like do tell me a little bit about your UPSC journey. क्या था, कैसे किया आपने, and what were the highs, lows? So I've always been late bloomer. तो मुझे बचपन से नहीं पता था यूपीएससी क्या होता है, आईएएस आईपीएस एंड ब्यूरोक्रेट्स एंड ऑल. ना मुझे किसी ने बोला कि आपको करना चाहिए, ना पेरेंट्स ने बोला. मैं आई एम आईआईटी ग्रेजुएट, आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएट किया मैं 2011 में. 2010 में आई गॉट द इंटरेस्ट. हाँ जी. 9-10 में मैं थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना शुरू किया. वहाँ पे मुझे थोड़ा सा हिंट ऑफ इंटरेस्ट आया कि हाँ ये ट्राई करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं. दिस विल बी बेटर देन प्राइवेट सेक्टर. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई थॉट अबाउट इट. कॉन्ट्रारी टू द पॉपुलर ओपिनियन, जब मैंने पेरेंट्स को बताया, उन्होंने बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, प्राइवेट सेक्टर में जॉब लग गई है तुम्हारी, तुम चिल मारो. ठीक है, जॉब लग गई थी 2011 में. आई वाज वर्किंग इन मुंबई एज ए प्रोडक्ट मैनेजर. तो वहां पे उस समय तो आई हैड डिसाइडेड कि मैं 2 अटेम्प्ट दूंगा, क्योंकि मुझे पता था एक अटेम्प्ट में निकलता नहीं, व्हिच वाज अ नेगेटिव व्यू. आई जनरली नॉट सब्सक्राइब टू इट. लेकिन तब तक का पॉपुलर ओपिनियन ये था कि 2-3 अटेम्प्ट लगते ही हैं. एंड आई डेडिकेटेड, सो आई कमिटेड माई सेल्फ फॉर 2 अटेम्प्ट्स. ओके. तो 1 साल जॉब करके मैंने पैसे बचाए और आ गया दिल्ली, घर वालों को मना के, निराश करके, which generally doesn't happen in Indian families. कोई completely बेसिक की तैयारी कर रहा है और घर वाले दुखी हो गए. मेरे घर वाले दुखी हो गए थे. मैं आ गया. फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 1 महीने के प्रेप में प्रीलिम्स दिया था, मेंस भी दिया, मेंस नहीं क्लियर हुआ. अच्छा, I think 2011 is the year that CSAT was scoring, right? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 12 में दिया था. अच्छा, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट 12 में था. CSAT उस टाइम पे स्कोरिंग था, राइट? हां, CSAT स्कोरिंग था. आई स्कोर्ड अ लॉट. हां, और काउंट भी होता था. वही चीज मेरे को याद है कि मैंने जब अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2014 में, तो सीसैट स्कोरिंग होता था. और मतलब वो कॉन्फिडेंस, मतलब इंजीनियर होने के नाम पे वो तभी आता है कि भाई GS1 नहीं पढ़ा, 1 महीने की तैयारी में जो भी है सीसैट में फोड़ देंगे, देखी जाएगी. मेंस दिया था. मेंस ऑब्वियसली आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द लेवल ऑफ यूपीएससी, और फिर नहीं निकला था. 13 आई गिव माय बेस्ट अटेम्प्ट. अभी तक मैंने सारे अटेम्प्ट्स में, और जो बेस्ट प्रिपरेशन लेवल था वो 13 में था. 13 में मैं एग्जाम देकर, एंड बिकॉज आई हैड कमिटेड माय सेल्फ फॉर 2 अटेम्प्ट्स, एग्जाम देकर मैं बैंगलोर निकल गया. ठीक है, ओके, फॉर अ जॉब. आई रिमेंबर करेक्टली दिसंबर में, 5-7 दिसंबर को एग्जाम खत्म होगा. फर्स्ट टाइम दिसंबर तक एग्जाम गया था 13 में, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ था. तो देन आई लेफ्ट फॉर बैंगलोर. वहां गया मैं. डेटा एनालिटिक्स, क्रेडिट एनालिटिक्स की एक कंपनी है, फाइको, फेयराइजिंग कंपनी, वहाँ ज्वाइन कर लिया मैं. 1 महीने के अंदर मुझे जॉब लग गया, मैं वहाँ ज्वाइन कर लिया. और पैरेलली मैंने PMRDF के लिए एंट्रेंस की एग्जाम दे दी. ठीक है, बिकॉज आई वांटेड टू वर्क इन फील्ड. ठीक है, तब तक मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे फील्ड में काम, एडमिनिस्ट्रेशन में काम करना है. ठीक है, तो मैंने 2 अटेम्प्ट दिया. मे बी आई वाज कॉन्फिडेंट कि मेरा हो जाएगा. दैट वाज वन व्यू. और फिर मैं चला गया.
तो फाइको ज्वाइन किया, 3 महीने के बाद मेरा पीएमआरडीएफ का रिजल्ट आ गया, आई गॉट सिलेक्टेड, आई वाज तो मुझे बहुत गाली पड़ी फाइको में, मैंने फाइको छोड़ दी, ठीक है, फिर पीएमआरडीएफ हो गया। तो फाइको मेरी दूसरी जॉब थी, पीएमआरडीएफ तीसरी जॉब थी। पीएमआरडीएफ हैज बीन द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ टिल नाउ। 7-8 जगह मैं जॉब किया हूँ इससे पहले अभी तक, इंक्लूडिंग आईपीएस और एनी अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आई पर्सनल मतलब अब तो मेरे पास विजिबिलिटी है आईएएस की, आईपीएस की, प्राइवेट सेक्टर के जॉब की एंड अदर जॉब्स। तो आई फील दैट पीएमआरडीएफ वाज बेस्ट फॉर मी और कैन बी बेस्ट थिंग व्हिच कैन हैपन टू एनीवन। बंद कर दिया सरकार ने, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। 2 साल मैंने वहां काम किया। रिजर्व लिस्ट में मेरा 13 वाले अटेम्प्ट में मुझे आरपीएफ मिल गया। ओके, ठीक है। सो आई मे हैव मूव्ड ऑन, आई डोंट नो, ठीक है, बट क्योंकि अब फिर मैं आरपीएफ ज्वाइन करके फिर से एग्जाम दे दिया। ओके, ठीक है, आरपीएफ ज्वाइन किया, आरपीएफ मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट की। ट्रेनिंग में वहां पे 9-10 महीने का फील्ड ट्रेनिंग था, मैंने आरपीएफ में काम किया और उसके बाद फिर एग्जाम देके आई गॉट कस्टम्स। ओके, कस्टम से मैंने एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद फिर कस्टम से मैंने रिजाइन कर दिया। आई डिसाइडेड कि तो 2 चीज मुझे समझ में आई पीएमआरडीएफ में काम करके। मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में काम करूंगा तो डिस्ट्रिक्ट में करूंगा। हाँ जी। और आई हैड इनफ एक्सपोजर ऑफ प्राइवेट सेक्टर, तो फिर मैंने डिसाइड किया, एंड दिस हैज नथिंग टू डू विद माय ओपिनियन अबाउट अदर सर्विसेज। मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि मुझे या तो फील्ड में काम करना है या फिर प्राइवेट सेक्टर में जाके पैसे जमा कर लेने, ठीक है, सिंपल सी बात थी कि हाँ पैसे कमाने हैं और प्राइवेट सेक्टर में जाके काम करना है, और एल्स वर्क इन डिस्ट्रिक्ट। ये सर्टेनिटी मुझे पीएमआरडीएफ में आ गई, ये क्लैरिटी आ गई थी। बिकॉज आई थिंक इट इज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन टू डिसाइड टू क्विट गवर्नमेंट सर्विस, क्योंकि एक तो भैया आपने जैसे चीज बोली कि मतलब भारत देश में थोड़ी एक इसकी इज्जत है कि भाई इसमें जाते तो हो क्विट उस लेवल पर डिफिकल्ट था। हाँ। उस लेवल पर डिफिकल्ट था। 2 चीजें, एक थोड़ा मैं आईआईटी से हूं तो थोड़ा मेरा नेटवर्क की यूजिबिलिटी अच्छी होती है आईआईटी, आई वाज प्रिविलेज्ड इन दैट वे, सो आई मस्ट एक्सेप्ट आई वाज प्रिविलेज्ड इन दैट वे। दूसरा, अच्छे दोस्त थे मेरे जिन लोगों का मेरे पे कॉन्फिडेंस था। और जब उसके अलावा मैं प्रिपरेशन के टाइम में भी 2011 से लेकर आज तक देयर इज नो मंथ जब मैं अपने प्राइवेट सेक्टर के दोस्तों के साथ नहीं बैठता हूँ। मैं अपने काम की बातें करता हूँ, वो अपने काम की बात करते हैं, एंड आई ऑलवेज इन्वॉल्व माई सेल्फ इन डिस्कशन अबाउट एवरीथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन प्राइवेट सेक्टर। तो वो मैंने अपनी क्यूरियोसिटी अपने हमेशा बचा के रखी और अपना रेलेवेंस थोड़ा सा बचा के रखा। विजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है कि विजिबिलिटी, तो मुझे विजिबिलिटी थी दुनिया में क्या चल रही है। तो आई लेफ्ट कस्टम्स क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब लगेगी, ठीक है, विद इन डेज और मैक्स मंथ, ठीक है। इनफैक्ट मुझे किसी ने कमिट भी कर दिया था कि तुम्हें जॉब दे रहा हूं। तो आई मस्ट नॉट पुट इट एज इन अ वे दैट कि मैंने कुछ एडवेंचर कर दिया, पहले छोड़ दिया, फिर मैं स्ट्रगल किया। कोई स्ट्रगल नहीं किया मैं। मुझे किसी को मेरे पे कॉन्फिडेंस था कि तुमको काम दूंगा मैंने छोड़ा, मैंने ओला ज्वाइन किया। ओके, हां, ओला में मैं दिस इज व्हिच ईयर? दिस इज 17। ओके, मतलब अर्ली डेज ऑफ ओला रिलेटिवली? नहीं, pretty late. In fact, this is 17 late. This is 18. अच्छा, तो तब तक तो आई थिंक ओला भी यूनिकॉर्न वगैरह बन चुका था आजकल। हाँ, ओला बड़ा बन गया था। ओला में सिस्टम्स बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन उसमें एक बंदा जिसको मैं 7-8 साल से जानता था, ही हैड कॉन्फिडेंस ऑन मी। ज्योग्राफी का स्टूडेंट था, ज्योग्राफी का अच्छा नॉलेज था मुझे, ठीक है। ओला आउट स्टेशन एक कैटेगरी थी, उस कैटेगरी में मुझे बहुत रेलेवेंट पोजीशन दिया गया था काम करो, और मैंने 7-8 महीने वहां काम किया। उससे जस्ट पहले मैं एग्जाम दिया था। हाँ, तो मैं कस्टम छोड़ के एग्जाम देके ओला ज्वाइन कर लिया, ठीक है। कस्टम छोड़ा, एग्जाम दिया, ओला ज्वाइन कर लिया, और ओला ज्वाइन करने के बाद रिजल्ट आ गया, आईपीएस में हो गया मेरा। देन आई जॉइंड आईपीएस। सो इस सब में जैसे एक चीज आपकी लग रही है कि आप जल्दी जल्दी चीजें करते जा रहे हो काफी सारी, कि अटेम्प्ट दिया कि हाँ ठीक है, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा तब तक मतलब कुछ और करना चालू कर देते हैं। एंड दिस इज आल्सो समथिंग दैट आई नोटिस्ड अबाउट यू ऑन ट्विटर कि यू आर वेरी क्यूरियस। आप बहुत सारी चीजों के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में आप मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मतलब कर रहे होते हो। सो how relevant do you think that is within service, and how relevant, let's switch on towards the main topic of the day, how relevant do you think staying up to date, staying curious about देश दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, ये चीजें कितनी जरूरी हैं आपके पर्सनालिटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए? इफ let's say for instance somebody is giving right now, जो रिजल्ट में भी शायद एंड ऑफ मार्च तक आता है। तो हमने 3-4 क्वेश्चन पूछ दिए, मैं अगर भूल जाऊं तो आप रिपीट कर देना प्लीज। बिल्कुल, नॉट एन इशू। फर्स्ट क्वेश्चन कि मैं बहुत स्विच करता हूं, तो क्यों कर रहा हूं, कैसे हो रहा है ये मेरे साथ। आई हैव बीन वेरी ट्रांजैक्शनल इन माय लाइफ। तो मैंने ऐसा कमिट कभी नहीं किया था ना कि अगर यूपीएससी नहीं हुआ ना, मैं यूपीएससी करके रहूंगा, सर ऑफिसर बन के रहूंगा, नहीं होगा तब देखूंगा क्या करना है, ठीक है।
I always kept it just as one option, relevant option, very important option, maybe best option, but I always kept it just as an option. ठीक है, तो मेरे माइंड में हमेशा था कि जो मिलेगा वो करूंगा दूसरा, और उसके लिए हमेशा इंफॉर्मेशन, नॉलेज, तो मैं रेलेवेंस अपना या फिर वैसे लोगों से अपना कनेक्शन रखता था जिससे मुझे चीजें पता रहे। और ये एक चीज है जो एस्पिरेंट्स नहीं करते हैं। जो एस्पिरेंट होता है वो सिर्फ एस्पिरेंट से बात करता है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के बीच में, और किसी से नहीं मिलता है, किसी से बातें नहीं करता है। तो उनका भी इको चेंबर बन जाता है। I was very transactional about UPSC. ठीक है, this is just one thing. तो UPSC was not like, and this is where I want to come back to that last point जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात किया था कि we were talking about source beyond UPSC और बाकी लोगों के बारे में, लोग डिस्कस कर रहे हैं कि UPSC के बाद क्या करना है। ठीक है, जब UPSC करना है तो भी UPSC जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ है। तो दिस वेरी डिस्कशन इज नॉट रिलेवेंट कि UPSC के बाद क्या करना है। UPSC उतना बड़ा बनाना ही नहीं है कि UPSC के बाद क्या करना है सोचना पड़े। और ये मैसेज एस्पिरेंट के पास जाना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेकंड थिंग, इसका फायदा कितना होता है। सेकंड थिंग, इसका फायदा कितना होता है। इसका फायदा बहुत होता है। ठीक है, एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस बना रहता है कि आई हैव ऑप्शन बी सी डी। ठीक है, दूसरा है पर्सनालिटी टेस्ट में क्या फायदा होता है। पर्सनालिटी टेस्ट में ना यूनिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, What do you mean when you say uniqueness? एक वहां 6 लोग बैठे हैं, उन्होंने 60 साल लाइफ देखी है। ठीक है, उनके पास एक दिन में 12 लोग, और उस हिसाब से एक, अगर मतलब 2000 लोग हैं और 6, 7, 8 बोर्ड है, तो 200 लोग एक बोर्ड के पास जा रहे हैं। एक चेयरमैन के पास 250 लोग जा रहे हैं। 250 लोग 2 महीने के अंदर उस दरवाजे से घुस के निकल जा रहे हैं। और 80% लोग सेम बात कर रहे हैं, और वो 80% से सेम क्वेश्चन कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि वो सेम बात कर रहे हैं, वो 80% से स्टार्ट सेम क्वेश्चन कर रहे हैं, और वो आंसर, मतलब वो 80% लोग ओवरऑल सेम बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि एटलीस्ट एक वीक में, मतलब जब आप अंदर घुसो, आप 2-4 पॉइंट पे ऐसी बातें करके निकलो कि जो उसे लगे कि जो पिछले 10 दिन से किसी ने नहीं किया, अगले 10 दिन पे कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए अपना प्रिपरेशन रखना पड़ेगा। लोग पर्सनालिटी टेस्ट का प्रिपरेशन करते हैं, लोग ग्रुप में प्रिपरेशन करते हैं, लोग दूसरों से पूछ के प्रिपरेशन करते हैं। मैंने तो ये भी सुना है और देखा भी है कि लोग अपना प्रोफाइल बेच देते हैं, फिर बोलते हैं इस पे क्वेश्चन सोर्स कर लो, फिर 500-1000 क्वेश्चंस ले लेते हैं, और फिर उसके आंसर्स बना लेते हैं, और फिर उससे प्रिपेयर करते हैं। इसमें यूनिकनेस नहीं है। मतलब ठीक है, मैंने बहुत जगह काम किया, तो मेरे पास कुछ यूनिक पॉइंट्स हैं, बट मैं जब इंटरव्यू में बात करता तो हाँ, हर बंदा, हर एस्पिरेंट के पास ना अपने 5-10 एजेंडा पॉइंट्स होने चाहिए, खास करके यूनिकनेस। दरवाजे के अंदर घुसने से पहले मेरे माइंड में है कि ये चेकलिस्ट टिक होना चाहिए वापस आने से पहले। मतलब वापस आने से पहले मुझे बताना है कि मैंने PMRDF में काम किया है। वापस आने से पहले मुझे बताना है कि मैं बक्सर से हूँ। वो क्वेश्चन कुछ भी पूछे, आई हैव टू गेट दैट डिस्कशन देयर। वापस आने से पहले मुझे बताना है कि मैं स्टैटिस्टिक्स का ग्रेजुएट हूँ। बहुत कम लोग होते हैं। वापस आने से पहले बताया क्योंकि मैं स्टैटिस्टिक्स का ग्रेजुएट हूँ, इसलिए मैंने ओला में भी स्टैटिस्टिक्स को यूज कैसे किया है, मैंने PMRDF में भी कैसे स्टैटिस्टिक्स को यूज किया, मैंने अपने प्रिपरेशन में कैसे स्टैटिस्टिक्स को यूज किया है, कहीं और काम किया वहां कैसे किया, पुलिस में कैसे करूंगा, और IAS में कैसे करूंगा। तो ये सारा प्रिपेयर करके जाऊंगा, तभी वो निकल के आएगा। इस टाइप की चीजें लेके जानी पड़ेगी, यूनिकनेस लेके जानी पड़ेगी। वो यूनिकनेस ना ये रैंडम नॉलेज रखने से बनता है। That's what my view is. So on this, I think I agree with you on that कि भाई आपको अपना जो पर्सपेक्टिव है, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जब तक आप नहीं रख रहे हो तब तक यार, वो आपसे पूछा गया UPSC क्यों दे रहे हो, IAS क्यों बनना है, और आप बोलोगे देश सेवा, तो भाई मतलब बहुत ही जेनेरिक चीज है। मतलब जब 100 लोग आपको देश सेवा बोलते जा रहे तो आप भी बोर हो गए, राइट? दैट इज माय पर्सपेक्टिव ऑफ द UPSC बोर्ड चेयरमैन। तो इसमें अब like for instance you did use statistics in your Ola job, you did use statistics in your PMRDF job. I am a civil engineer. मैंने ग्रेजुएशन के बाद सिविल इंजीनियरिंग कहीं यूज नहीं करी है, राइट? तो उसमें मेरा एक थोड़ा सा ऐसे हो जाता था कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग कैसे यूज करी है, मैं उसे और बेस पे ले जाता था। मैं बोलता था कि मैंने अपना इंजीनियरिंग माइंडसेट किस तरीके से इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि इंजीनियर क्या करते हैं, इंजीनियर चीजों को तोड़ते हैं, उनको देखते हैं कि आप पार्ट्स हैं, एनालाइज करते हैं, दोबारा जोड़ते हैं, कुछ और करते हैं, राइट? तो इस चीज को, मतलब दिस इज हाउ आई थिंक यूटिलाइज द यूनिकनेस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। आई डिड नॉट हैव कि मतलब मैं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बता भी सकूं कुछ। क्यों? क्योंकि कुछ काम ही नहीं किया था सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में। हवा में बात करनी है अभिजीत, मतलब एकदम रैंडमली मैं सोच रहा हूँ एज एन इंजीनियर, स्पेशली सिविल इंजीनियर, और यू ऑलवेज थिंक कोई भी एक सिस्टम किन पिलर्स पे खड़ा होता है रैंडमली, और मतलब वो क्वेश्चन पूछेगा,
he'll ask some question and he'll say कि हाँ इसका क्या आंसर है. तो एज एन इंजीनियर आई विल हैव अ साइंटिफिक अप्रोच एंड स्पेशली एज अ सिविल इंजीनियर मैं हमेशा सोचता हूँ कि कोई भी एक सिस्टम कितने पिलर्स पे खड़ा होता है, किन पिलर्स पे खड़ा होता है. और सिविल इंजीनियर्स क्या करते हैं, पिलर्स को ऑप्टिमाइज करते हैं. एक बिल्डिंग में 50 पिलर भी लगा सकते हैं. बिल्कुल. और 3 में टूट जाएगी. ठीक है, तो वो 5-6 पिलर कौन से हैं जो घर को बना के रखेगा, वो 5 पिलर कौन से हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन को चला के रखेगा, और वो 5 पिलर कौन, व्हाटएवर द क्वेश्चन. ठीक है, नाउ दिस इज अ फ्रेमवर्क व्हिच आई हैव. अब बोल दूंगा मैं, फिर वो पूछेगा. मतलब जस्ट वन थिंग आई वुड से कि वेरी ब्रिलियंट ऑफ यू टू जस्ट कम अप विद दैट ऑन द स्पॉट. क्यों? क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैंने आज तक नहीं सोचा इसके बारे में कि मतलब ये मैं बोल सकता हूँ आज आके कि 5 पिलर पे क्या चीज खड़ी है. सो दिस इज व्हाट पीपल हैव टू पुट देयर ब्रेन्स इनटू. जो कभी कभार मुझे लगता है कि मतलब हम झिझक रहे होते हैं. क्यों? क्योंकि पता नहीं है क्या है, क्या आएगा, कैसे आएगा. बट दैट इज समथिंग आल्सो दैट आई सी अ लॉट इन यू कि भाई झिझक नहीं है बिल्कुल भी, एकदम आगे अटैक. कमी है. बहुत कम है. और वो थोड़ा रिस्की भी होता है. कैसे? क्या थोड़ा रिस्की होता है, बट हाँ ठीक है, रिस्क ले लेने का. इट बेनिफिट्स मोर ऑफन देन इट हार्म्स यू. ठीक है, तो इनहिबिशन बिल्कुल भी नहीं है. और मुझे को इसका फायदा हुआ है लाइफ में भी और इंटरव्यू में भी, फिर पर्सनालिटी टेस्ट में भी. मेरे को इतना, तो मैं जनरली ये सोचता हूँ कि तो ये जो है ना, ये ऐसा नहीं कि आपने ये सिविल इंजीनियरिंग का ऑप्शन दिया, एक मतलब एक एग्जांपल दिया और मैंने एक आंसर बनाया. ये मैंने कोई जादू किया नहीं है. ठीक है, क्योंकि मैंने 4 बार इंटरव्यू का प्रिपरेशन किया. प्रिपरेशन के टाइम में मेरा अप्रोच ही यही था. मेरे को अप्रोच ही रखना है कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो मेरे पास ऐसे 10 पॉइंट है. क्वेश्चन आप कुछ भी पूछो, आपने क्वेश्चन कुछ पूछ दिया, ऐसे ही पूछ दिया सोसाइटी में क्यों क्या हो रहा है, राइट क्यों हो रहा है, और मैं तो सिविल इंजीनियर हूँ. ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में एक फ्रेमवर्क एज एन इंजीनियर मैं कैसे ला सकता हूँ, मैंने चारों इंटरव्यू में मैंने ऐसे ही प्रिपेयर किया. मैंने ट्राई ऐसे किया कि हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे. प्लीज डू टेल मोर अबाउट दिस फ्रेमवर्क दैट यू यूजिंग. क्योंकि जैसे आपका जो ब्लॉग है जनहित में जारी, जिसपे अपने व्यक्तित्व नाम से पोस्ट है, जो कि काफी डिटेल्ड पोस्ट है, तो उसमें दिस इज समथिंग दैट यू ब्रिंग इन कि गो इनटू थर्ड लेवल डिटेल. एंड थर्ड लेवल डिटेल जाते हुए मुझे लगता है कि भाई ये जो इंजीनियरिंग वाला पर्सपेक्टिव है, ये जो फ्रेमवर्क है चीजें, ये बहुत ज्यादा काम आती है. तो ये पर्सपेक्टिव अगर किसी को अपनाना है तो वो कैसे अपना सकते हैं? मतलब प्लीज. तो थर्ड लेवल डिटेल पे मैं 1-2 पॉइंट लिखा हूँ, उसको मैं रेफर कर लूंगा. थर्ड लेवल डिटेल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, डोंट्स भी ध्यान रखने होंगे. एक्चुअली मैं जब बोलता हूँ थर्ड लेवल डिटेल पे जाना है, स्पेसिफिक्स पे बात करना है. ठीक है, हाँ, सो एक बार जस्ट वॉक अस थ्रू की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेवल ऑफ डिटेल क्या होते हैं. उस पे आऊंगा मैं. एक 1 मिनट ऑन डोंट्स की स्पेसिफिक्स पे रहना है. तो मैंने बहुत लोगों को प्रिपेयर करते हुए देखा है, व्हाइल दे आर आंसरिंग ऐसे फ्रेमवर्क्स होते हैं. आई हैव हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस. There are various projects which I worked on. There are various things which is happening in society. There are various problems in society. There are various problems in politics. XYZ. There's a lot of many, few, some. These are big no. ऐसे इसको क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं क्या? काउंटेबल नाउन बोलते हैं क्या? मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं ग्रामर में. किस चीज को? Various, lot of, few, many, any. तो ये करना ही नहीं. तो लोग क्या करते हैं ना, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो क्वेश्चंस के आंसर आपने बनाए, ऐसे वर्ड्स आ गए उसमें, ऐसे वर्ड्स को आइडेंटिफाई करके बॉक्स बनाओ, बोलो कि इसको हटा के मैं क्या डालूंगा वहां पे स्पेसिफिक. ठीक है, उसको हटा के कुछ स्पेसिफिक डालना है. फिर उसमें जाना है कि वो 3 लेवल पे कैसे जाए. मैं जनरली ब्लॉग पे इसका एक एग्जांपल लिखता हूँ, और कुछ इंप्रोम्प्टू बना सकता हूँ, लेकिन मैं ब्लॉग वाला एग्जांपल यहाँ पर बता देता हूँ. क्योंकि ब्लॉग वाला एग्जांपल इज इन सम सेंसेस ब्रिलियंट, क्योंकि वो एकदम डिटेल में जाके आपको बताता है कि भाई एक होता है फर्स्ट लेवल जेनेरिक आंसर कि लेट्स से आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो, या आप डीएम बन के क्या करोगे. Right. So Prabhat, please do take over because you've written it brilliantly. So for the best. तो इनिशियली मैं भी ऐसे आंसर देता था, और मैंने मैक्सिमम लोगों को फर्स्ट लेवल पे आंसर लोग, तो ऐसे अप्लाइड आंसर्स होते हैं, इसमें लोग टाइम लगाते ही नहीं है. ठीक है, तो इफ समवन आस्क मी व्हाट विल बी योर प्रायोरिटी एज अ डीएम और व्हाई यू वांट टू बिकम एन आईएएस, तो लोग बोलते हैं कि माय प्रायोरिटी विल बी एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, सोशल डेवलपमेंट. लड़कियां जनरली बोलते थे वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि उनको लगता है कि वो लड़कियां जाके लड़के के टॉपिक पे बोलेगी तो उनको सेंसिटिविटी ज्यादा मिलेगा, व्हिच इज नॉट रिलेवेंट एट ऑल. लड़कों को भी बोलना चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट, लड़कियां छोड़ भी सकती है, उनकी प्रायोरिटी नहीं भी हो सकती है. तो वो सीधा हेडर बोल देते हैं ना. ये ट्री का फर्स्ट नोड है. ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट है, इसका फर्स्ट चेक ये है कि अगर यही आंसर कोई और बोल देगा, पता चलेगा क्या कि ये आंसर अभिजीत ने दिया है? नहीं पता चलेगा, ये कोई भी दे सकता है. ठीक है, देन विल कम टू सेकंड लेवल आंसर कि होता क्या है इसमें, एक्स्ट्रा आप क्या बोल सकते हो.
तो आप कुछ स्पेसिफिक ऐड करो, आप स्पेसिफिक कैसे ऐड कर सकते हो। उसने पूछा है कि प्रायोरिटी क्या है, आप किसी जगह पे ले जाओ, किसी प्रोजेक्ट पे ले जाओ, बोलो कि सर आई कम फ्रॉम हिसार इन हरियाणा, तो ये अब इसमें पूछो भी मत कि क्या मुझे फ्रीडम है क्या हिसार को लेने का एग्जाम्पल, वो बोल देगा ना, मैं टेकिंग द लिबर्टी ऑफ चूजिंग हिसार एज एन ऑप्शन इफ आई एम एन एडमिनिस्ट्रेटर इन हिसार, मैं ये करूंगा। हिसार एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट है तो मेरा एग्रीकल्चर प्रायोरिटी होगा। हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे लड़कियों की हालत ठीक नहीं है, तो वहां पे वुमेन एम्पावरमेंट, तो आपने थोड़ा सा आप बता रहे हो कि क्यों है एग्रीकल्चर आपका प्रायोरिटी, इसलिए क्योंकि हिसार या फिर हरियाणा एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट है, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट इसलिए आपकी प्रायोरिटी है क्योंकि हरियाणा में IMR MMR खराब है या था, जो भी है या था, और इस हिसाब से आप 3 पॉइंट बता रहे, बट यस दैट इज अ रियलिटी दैट वी हैव टू फेस कि इस चीज पे काम कर रहे हैं हरियाणा में। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऑब्वियसली इट हैज इंप्रूव्ड अ लॉट, तो इस तरह से प्रिपेयर करना है। देन यहाँ पर भी ना आपने स्पेसिफिक्स तो कर दिया, आपने अपना पर्सनल एक पॉइंट ऐड कर दिया कि आप हिसार से हो या फिर आप हिसार को जानते हो, बट देन आपके प्रोफाइल में तो बहुत सारी चीजें हैं, आप सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट हो, मे बी आपने कहीं जॉब भी किया है, अब आपका ऑप्शनल, मेरा जियोग्राफी, आपका भी कोई ऑप्शनल हो, तो आप उन चीजों को यूज करके, उन्हीं वर्टिकल्स को यूज करके आप फर्दर डिटेल में जा सकते हो। ठीक है, तो मैं जो अपना आंसर दिया था, और ये आंसर मैंने सक्सेना सर थे क्या पहले, कोई इंटरव्यू बोर्ड में सक्सेना सर हुआ करते थे क्या, मुझे नाम भी याद नहीं है। आई थिंक यस, DK सक्सेना, उन्होंने मुझे 201 नंबर दिया था, अब मुझे उनका नाम ही याद नहीं है। तो उन्होंने पूछा था, मैंने उनको बोला था कि सर अरविंद सक्सेना यूपीएससी चेयरमैन, बाद में चेयरमैन रहे थे, उस समय नहीं थे सर जब मैं इंटरव्यू दिया था। ठीक है, तो मैं बोलता था कि मैंने बिहार की इकोनॉमिक सर्वे पढ़ी है, मेरे डिस्ट्रिक्ट बक्सर में 83% एरिया कल्टीवेट होता है, 17% में जंगल और मनुष्य दोनों रह लेते हैं, जानवर सब रह लेते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रायोरिटी होगी मेरी, है ही। और मैंने ये भी देखा है कि 83% एरिया में कल्टीवेशन होता है, लेकिन फिर भी बक्सर सिर्फ एक ही क्रॉप में टॉपर है अपने स्टेट में, तो एग्रीकल्चर प्रायोरिटी है, उसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। ओके, मतलब डेटा इज टेलिंग यू कि किस तरफ आपको स्पेसिफिक्स में जाना है, राइट? हाँ, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, और क्योंकि एग्रीकल्चर प्रायोरिटी है तो वहां पर फूड पार्क बनना भी चाहिए, मैंने उस समय बोला था कि मेगा फूड पार्क बनना चाहिए, और एक्चुअली गवर्नमेंट ने प्रपोज कर दिया था 1-1.5 साल बाद, वहां बन गया है या बन रहा है, जो मेगा फूड पार्क की लिस्ट है उसमें बक्सर में बन गया था बाद में। फिर मैंने अपने आंसर में बोला था कि मेगा फूड पार्क बनना चाहिए, तो मैंने बता दिया कि मैंने मैं अपने स्टेट को जानता हूँ, बक्सर को जानता हूँ, स्टैटिस्टिशियन, इसलिए डेटा बता रहा हूँ, और एग्रीकल्चर मेरी प्रायोरिटी क्यों है, ये मेरी पहली प्रायोरिटी मैंने बताई थी। दूसरी प्रायोरिटी बोला कि मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ, बक्सर गंगा के किनारे है, दिल्ली हावड़ा मेन लाइन से 50 किलोमीटर दूर है, और ग्रैंड ट्रंक रोड से 50 किलोमीटर दूर है, हेवीली पॉपुलेटेड नहीं है, तो आप वहां पे वो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बना लो। ठीक है, मैंने ये नहीं बोला कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बना लो, सिर्फ इतना नहीं बोला, बोला वाटरवे भी है वहां पे, नेशनल वाटरवे 1 है। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का रोड है 40-50 किलोमीटर दूर, और ये दिल्ली हावड़ा मेन लाइन जिसमें डायरेक्ट फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है वो भी है वहीं पे। ठीक है, और बनारस जैसा कंजेस्टेड भी नहीं है, तो बनारस की जगह पे वहां पे बना लो, बनेगा नहीं वहां, ठीक है या बनेगा तो अच्छी बात है, बनेगा नहीं, लेकिन मैंने उन्हें बता दिया कि हाँ ये 3 रीजंस दे रहा हूँ। मतलब आपकी सोच वहां पे दिख गई कि भाई बंदे ने सारा डेटा लिया है, इन्होंने ऐसे ही नहीं बोल दिया कि भाई मल्टी मॉडल बना दो मेरे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि भाई मेरी डिस्ट्रिक्ट है। आपने बिल्कुल देख के बताया कि इट इज ऑन द दिल्ली कोलकाता फ्राइट कॉरिडोर, इट इज ऑन द नेशनल वाटरवे भाई, और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे भी है, और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे भी है, तो तीनों मॉडल है वहां पे, एग्जैक्टली तीनों मोड है वहां पे, हाँ तीनों मोड है वहां पे। आपने एग्जाम्पल दिया, और उसके बाद फिर आप अगर बोलते हो कि हाँ जी ये चीज है, भाई बनारस कंजेशन कम हो जाएगा। सॉरी आई एम जस्ट टेकिंग फोन, कुछ काम करनी है, मैं विल टेक दिस लेटर, या गो ऑन प्लीज। हाँ, सो आई थिंक वही वाली चीज है कि बिकॉज यू गिव दैट डेटा, बिकॉज यू गिव दैट लेवल ऑफ स्पेसिफिसिटी, कि आपने 3 एग्जाम्पल दिए, उसी कारण से जब आप मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट वहां पे बोलोगे कि हाँ जी यहाँ बनना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, पीपल विल लिसन, या द बोर्ड विल लिसन टू यू। मैं जाके मतलब यार मैं बक्सर से हूँ, यहाँ पे ना मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब बनना चाहिए, क्यों? क्या कोई कारण नहीं दिया आपने? सो आई थिंक दिस इज द लेवल ऑफ स्पेसिफिसिटी एंड एक लॉजिकल थिंकिंग आपने दिखाई। रैंडम कुछ नहीं आपने बोल दिया जाके कि भाई हम डीएम बनेंगे, सब बहुत बढ़िया कर देंगे।
कैसे? नहीं वो भी बोलो, अरे ठीक है, ये भी आई डोंट माइंड सेइंग दिस कि मैंने सब, वो क्या बढ़िया करोगे, क्यों करोगे, वो आपको बताना पड़ेगा। हाँ, वो आपको बनाना पड़ेगा। और थोड़ा आंसर डाइवर्सिफाई करने के लिए मैंने थर्ड पॉइंट रखा था कि कल्चरली बहुत रिच जगह है बक्सर, ठीक है, वहां पे रामायण, वो मैं वन लाइनर रखा था, रामायण से रिलेटेड कुछ प्लेसेस है, महाभारत से रिलेटेड कुछ प्लेसेस है, बक्सर वॉर हुआ है, हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट है, और वहां से वो सैनाई वादक का नाम मैं उनका बोल रहा हूँ अभी, जो इंडिया इंडिपेंडेंस डे, अपने इंडिपेंडेंस पे भी सैनाई बजाए थे, उनका बिस्मिल्लाह खान जी वहां से, ठीक है, एक लाइन में मैंने बोल दिया। रामायण के कुछ इवेंट्स वहां से है, महाभारत के कुछ इवेंट वहां से है, हिस्टोरिकल बड़े इवेंट्स बक्सर और चौसा के वॉर वहीं पे हुई है, और बिस्मिल्लाह खान वहां से है, कल्चरली इंपॉर्टेंट है, वहां पर एक म्यूजियम बनना चाहिए। तो थोड़ा सा मैंने डाइवर्सिफाई कर दी। सो आई थिंक on a similar note, जैसे for instance, I had an interview in 2018, right? तो 2018 वाला मेरा जो इंटरव्यू था, तो वहां पे मेरे से एक बहुत ही जेनेरिक सवाल पूछा गया कि भाई इंडिया इजराइल के क्या रिलेशन है, मतलब क्या इंडिया इजराइल, मतलब व्हाट आर द 3 मेजर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। अब बहुत ही जेनेरिक सी चीज है, आप बता सकते हैं जी डिफेंस में काम कर सकते हैं जी, मतलब यू नो वाटर रिसोर्सेज पे हम कोलैबोरेट कर रहे हैं काफी ज्यादा, एंड इजराइल इज अ हब फॉर स्टार्टअप्स, सो इंडिया कैन अडॉप्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो ये सब चीजें हैं। तो अगला, अब जैसे डिटेल में जैसे जा रहे हैं, मैंने डिटेल वहां नहीं दी, मेरे को काउंटर फॉलो अप क्वेश्चन आया जहां पे उन्होंने पूछा कि भाई Israel is a dry state. What can India, which is a water surplus country, learn from Israel? So then obviously it went into more detail, and eventually इतने level detail पे हो गया था कि I was mentioning some of the largest companies जो माइक्रो इरिगेशन में है इन इजराइल, सच एज नेताफिम एंड नांदान। तो अब इस लेवल डिटेल पे आप चले गए, और ये मुझे क्यों पता था, क्योंकि रैंडमली मैं कभी जाके, मतलब मेरे चाचा जी का ड्रिप इरिगेशन का बिजनेस है, कि भाई गांव में वो ड्रिप इरिगेशन की पाइप वाइप लगवाते हैं, वो करते हैं, तो भाई उनकी कंपनी एक इजरायली कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में है। तो मैं बस ऐसे ही देख रहा था कि भाई और क्या है, कैसे होता है, कहाँ होता है। तो ये क्यूरियोसिटी वाली चीज जो है, व्हिच इज समथिंग दैट यू मेंशन्ड आल्सो अर्लियर, व्हिच हेल्प्स, इट हेल्प्स। और ये जो क्वेश्चन आपने पूछा ना, मेरे पास बहुत अच्छा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का नहीं है, बट व्हाइल आंसरिंग आई हर्ड यू टॉकिंग अबाउट इजराइल इज अ स्टार्टअप हब, ठीक है। तो यहाँ पर अब लोग ये बोलते हैं ना कि कैसे इंटरव्यू को लीड करना चाहिए। एग्जैक्टली व्हाट आई वुड हैव डन, व्हाट हाउ आई वुड हैव लेड, बोला कि सर इजराइल ऐसा ऐसा है, इजराइल एक स्टार्टअप हब है पूरे वर्ल्ड में। मैं बुक पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, मैंने एक बुक पढ़ी है स्टार्टअप नेशन, इसने लिखी है, उसमें पूरे कल्चर को बताया गया है कि कैसे इजराइल एक स्टार्टअप हब बना वर्ल्ड में, और इंडिया उससे क्या रेप्लिकेट कर सकता है। तो मैंने दो चीजें वहां पे, हाँ, तो मैं ये बोलूंगा कि मैं बुक भी पढ़ता हूँ और मैंने स्टार्टअप पे काम भी किया है। बुक मैंने ये पढ़ी है, स्टार्टअप में मैंने इसमें काम किया है, और मुझे दिखता है कि बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैंने दो चीजों से प्रॉम्प्ट की है। जो चार और बैठे हैं ना, वो अपना सवाल भूलकर या तो वो बुक्स के बारे में पूछेंगे मेरे से, एग्जैक्टली, या फिर स्टार्टअप्स के बारे में पूछेंगे, ठीक है। तो वो जेनरिक क्वेश्चंस नहीं आएगा, एंड दिस इज यूनिकनेस, दिस इज हाउ यू ब्रिंग यूनिकनेस इन द डिस्कशन। तो प्रॉम्प्ट करते रहना है, इंटरव्यू को लीड करना है कि 80% आपके फील्ड में आते हैं। रैंडम क्वेश्चन फर्स्ट लेवल आने दीजिए, क्योंकि बहुत जेनरिक होगा। आंसर आप ऐसे दीजिए कि आपके इंटरेस्ट और आपके प्रोफाइल पे चलेगा। एग्जैक्टली। तो लाइक ये वाली चीज कम्स फ्रॉम आई बिलीव करेज, क्योंकि अब अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप इतना आगे जाके बोल भी नहीं पाओगे कि नहीं मैं किताब पढ़ता हूँ, मैंने ये किताब पढ़ी है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें, क्योंकि जैसे ये एक बहुत ही जेनेरिक फीडबैक जो कि जब मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था, पर्सनालिटी टेस्ट की तैयारी कर रहा था, तो मुझे मिलता था, मैंने रीडिंग लिखा हुआ था अपने हॉबीज में, राइट? तो मुझे फीडबैक मिलता था कि भाई रीडिंग मत लिखो, स्पेसिफिक करो इसको कि यार रीडिंग फिक्शन, रीडिंग नॉन फिक्शन, या रीडिंग ये रीडिंग वो। मैंने कहा नहीं, मैं सब पढ़ता हूँ, मतलब मुझे सब दे दो, मैं कुछ भी, कोई भी किताब उठा दो यार, मैं पढ़ दूंगा, मतलब समय है तो भाई बात जो भी है छट जाएंगे किताब। एंड अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि भाई उसको आप डिफेंड कर सकते हो, आप बता सकते हो उसके बारे में कि भैया क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्यों पढ़ा, क्या पसंद आया, अगर उस पर आप कॉन्फिडेंट हो, सो देन दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू लीड। फिर वो आप बोलो कि मैंने रिसेंटली एक किताब भी पढ़ी है जहाँ पे स्टार्टअप नेशन में बताया था कि भाई इजराइल में ऐसे ऐसे हो रहा है, इंडिया ये सब चीजें सीख सकता है। तो आपने वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर से दर्शाया, जो कि एक मुझे लगता है कि दैट्स आल्सो, सी यू ooze out confidence, you have a lot of that natural confidence। तो कुछ लोग होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं जिनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, राइट? सो हाउ इसमें डू, एक और चीज है, तो कॉन्फिडेंस, जब मैं फर्स्ट इंटरव्यू दिया था ना 2013 में, इंटरव्यू क्या, जब मैं मेंस देकर आया और मैं जाकर फाइको तो ज्वाइन कर लिया बैंगलोर में,
ठीक है। एंड देन फर्स्ट वीक इटसेल्फ आई थॉट कि मुझे अब पहली बार मैं इंटरव्यू दूंगा, दैट आई वाज कॉन्फिडेंट कि आई विल गेट इंटरव्यू, तो पहली बार मैं इंटरव्यू दूंगा। तो नॉट दैट समवन हैज टोल्ड मी, मैं सोचा था कि मुझे इंटरव्यू के बारे में सब कुछ पढ़ना है। सो आई प्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यू फॉर मोर देन 4 months। मैंने मेंस के लिए भी इतना नहीं किया था, ठीक है। आई फील कि इंटरव्यू के लिए उतना ही प्रेप जरूरत है जितना मेंस के लिए जरूरत है, और एटलीस्ट हाफ, ठीक है। इंटरव्यू के 10 दिन पढ़ के आप स्पेसिफिक और ऑसम इंटरव्यू नहीं दे सकते, ठीक है। तो मैं फर्स्ट इंटरव्यू के प्रेप में, जो 13 का एग्जाम था, 14 में जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, मैं बिहार के इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा था टू गेट दैट डेटा, जिस डेटा के बारे में मैंने बात किया, एंड 100 मोर डेटा आई हैड देन, क्योंकि कुछ और भी पूछ सकते थे। मैं अमेजन पर सर्च किया कि बिहार पे कौन सी किताबें लिखी, और मैंने सड़े गले किताब पढ़ डाले, ठीक है। 7-8 किताबें पढ़ डाली, कोई भी कुछ भी लिखा है वो भी पढ़ डाला मैं, कि हाँ बिहार के बारे में लिखा है, मैं पढ़ लेता हूँ, कुछ मिल जाएगा मुझे, 1 लाइन 1-2 पॉइंट मिल जाएगा। तो मैं बिहार के ऊपर बुक्स पढ़ लिया। मैं जमशेदपुर से हूँ, ठीक है। तो एक बुक है द रोमांस ऑफ टाटा स्टील, द रोमांस ऑफ टाटा, हाँ द रोमांस, वो पढ़ ली मैंने, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास यूनिक पॉइंट था, मैं बता सकता था पूरे जमशेदपुर के टाटा की स्टोरी, और इसको मैं एसेज में बाद में बहुत यूज करता था दूसरे अटेम्प्ट्स में। मैं आईआईटी से खड़गपुर था, आईआईटी खड़गपुर की एक बुक पढ़ी थी मैं, which was published on 75th year of IIT Kharagpur. Okay. और 60th year of IIT Kharagpur, ठीक है। तो उसमें बुक पढ़ ली थी कि इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेज एस्टैब्लिश करना, इसका कंसेप्ट कैसे आया, कैसे उसका फ्रेमवर्क बना, कौन सी कमेटी बनी, कैसे डिसाइड की, कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, कितने क्रेडिट्स थ्योरी में होंगे, कितने लैब्स में होंगे, तो पढ़ डाला उनके रिकमेंड, एक नलिनी रंजन कमेटी है, उनके रिकमेंडेशन पढ़ डाला। और जब मेरे से अगले इंटरव्यू में पूछा कि आप आईआईटी खड़गपुर से, वहां के कुछ यूनिकनेस बताइए, तो उसमें मैंने एक ये बताया कि एक ये है कि आईआईटी खड़गपुर वो स्टैंडर्ड सेट किया था, वो 1950s में वो कैसे बना था, वो फिलॉसफी क्या थी एक इंजीनियरिंग कॉलेज सेटअप करने की, उसके पीछे लोग कौन थे, वो यूनिक है, बाकी लोगों ने तो फॉलो किया है। They were the leaders in that, क्योंकि देखो एक बार एक प्लान बन गया, उसके बाद प्लान कोई भी फॉलो कर सकता है, बट लाइक प्लान बना कौन रहा है, कैसे हो रहा है, दैट इज, एंड वो I was coming to the point कि इंटरव्यू के लिए बहुत प्रेप करना चाहिए, फिर वो कॉन्फिडेंस आएगा, कंटेंट भी आएगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। और 3-4 महीने 2 महीने, तो नाउ दैट वी आर डूइंग दिस वीडियो, अगर इंटरव्यू किसी का आज से 2-3 महीने बाद है, ही शुड बी प्रिपेयरिंग, उसको अपने इंटरव्यू के 10 हेडर, अपने प्रोफाइल के 10 हेडर सिलेक्ट करने चाहिए कि ये 10 मेन पॉइंट है, और सबसे 1-1 हफ्ते लगाना चाहिए, 10 हफ्ते लगेंगे, पूरे 10 हफ्ते लगेंगे। So I think that's a great prescription कि अगर आपके पास टाइम है, बिकॉज जनरली द एक्सपेक्टेशन इज कि इंटरव्यू का रिजल्ट शुड कम आउट बिटवीन 20 to 25th, अगेन नॉट अ प्रेडिक्शन, शुड, उसके बाद आए, उससे पहले आए तो भाई यूपीएससी मालिक है उसमें, बट अगर उसमें भी आपका इंटरव्यू लेटर स्टेज पे आता है तो घुस जाओ, लग जाओ, राइट। एंड इसमें आई थिंक वेरी सिंपली बात अगर करी जाए तो यू हैव 2 more prescriptions on your blog which talk about कि simplify करो, जितना आंसर्स को कर सकते हो, जितना सिंपल कर सकते हो उतना सिंपल करो, एंड एक कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखो between your first answer, between the person that you are and whatever last answer, जहां भी जा रहे हो, जैसे भी कर रहे हो। तो how does one do this, कि how does one simplify, क्योंकि एक तो जैसे आई थिंक आपने शुरू में बोलते बोलते हुए बताया कि ओनली, मेनी, वेरी, ये सब जो शब्द आ रहे हैं आपके वोकैबुलरी में, जैसे आया अभी बोलते हुए, इनको निकालो, इनको काटो, इनको छाटो, और क्या कर सकते हैं हम, और किस तरीके से ड्राफ्ट में निकलेगा। आप इंटरव्यू किसी 5 क्वेश्चन के आंसर्स लिखो, फिर देखो ऐसे वर्ड्स आए हैं क्या, फिर उनको निकालो, सेकंड ड्राफ्ट निकलो, फिर 5 और क्वेश्चंस के आंसर लिखो, फिर उसमें देखो अरे यार इसमें भी आ गया मेनी प्रोजेक्ट्स, फिर किसी को बोल के देखो, बोलते समय आ गया, ये नेचुरली नहीं जाएगा, इसमें टाइम लगेगा, बट उसको निकालना होगा, तो उससे एक तो स्पेसिफिक बनेगा वो। कोहेरेंस की बात करता हूं मैं, जैसे कोहेरेंस, एवरी आंसर और एवरी वर्ड यू स्पीक is an opportunity to lead the interviewer to your profile, ठीक है, ये अपने दीवार पे छाप लो। Every word that you speak in that half an hour is an opportunity to prompt him to ask you something which you want him to ask you, not forcefully but softly, ठीक है। तो जैसे हम लोग इजराइल की बात कर रहे थे, मेरे माइंड में 2 वर्ड आया, बुक्स एंड स्टार्टअप, तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। YIS का अगर मैं आंसर या फिर प्रायोरिटी किया है, तो वहां पर मेरे दिमाग में था कि मैं जब डेटा बता रहा हूँ तो बोलूंगा एज एन स्टैटिस्टिशियन आई लुक एट डेटा, और ये डेटा है, मैं स्टैटिस्टिक्स के दिमाग में डाल दूंगा, ठीक है।
या फिर ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ, तब जब मैं प्रायोरिटीज क्या है एज योर एडमिनिस्ट्रेटर, मैं जब बता रहा था कि यहाँ गंगा है, यहाँ पर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और डीएफसी है, मैं बोलूंगा कि एज ए ज्योग्राफी स्टूडेंट आई हैव नोटिस्ड, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे से ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे, ठीक है, और वो खुद से रैंडम ना पूछे। तो एक तो है कि कोहेरेंस बनाने के लिए यू ब्रिंग इट टू योर फील्ड, you keep bringing it to your own field, which connects back to the first point that we talked about in the video कि agenda होना चाहिए आपका, आपके पास अपने 5-7-10 पॉइंट होने चाहिए जिनके बारे में आप बात करना चाहते हो, राइट? हाँ, तो अपने 10 पॉइंट होने चाहिए, उस पे 10-10 क्वेश्चंस होने चाहिए, और उसके थर्ड लेवल आंसर्स होने चाहिए। अगर सामने वाला बंदा ये क्वेश्चन पूछेगा, मैं आंसर दूंगा तो फिर क्या पूछेगा, फिर मैं आंसर दूंगा तो फिर क्या पूछेगा, तो आपने तो उसके क्वेश्चन के 3 लेवल के आंसर बना लिए, उसके आंसर्स में मैं उसको कहाँ लीड करूंगा, मैं उसे कैसे बोलूंगा कि यहाँ जाओ, वो भी उसे बताना है। तो इस माइंडसेट के साथ प्रिपेयर करना है, तो वो चला जाएगा। फिर जब आपका कंट्रोल रहेगा तो कोहेरेंस आएगा, राइट? पता है हम फर्स्ट पॉइंट पे अभी तक नहीं गए, आपका कंट्रोल, सब कुछ हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी आजकल पर्सनालिटी टेस्ट का जो प्रिपरेशन होता है वो तो करंट अफेयर पे होता है, ठीक है, उसमें नहीं। दैट्स आल्सो वेरी ट्रू कि जहां पे भी आप जाओ तो बहुत सारा डिस्कशन यही चल रहा होता है कि भाई करंट अफेयर्स कर लो, 2-3 महीना 4 महीना का थोड़ा डिटेल में देख लो, करंट अभी क्या चल रहा है, सो कोहेरेंस नहीं आएगा। मे बी यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड देयर आर चांसेस यू विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट उसमें यूनिकनेस नहीं है, यू आर नॉट स्टैंडिंग आउट, ठीक है, एंड लेसर चांसेस दैट यू विल गेट 200। आप उसमें अल्टीमेट को 1-2 आंसर्स दे रहे हो, यू आर आउट परफॉर्मिंग इन अ हर्ड, ठीक है, तो आउट परफॉर्मिंग इन अ हर्ड विद रैंडम, मतलब आप अलग भी कुछ नहीं कर रहे हो, आप भी हर्ड में ही हो, तो मेरे हिसाब से वो रैंडम है, डेटा में रैंडम आउटलायर होता है, मेरे हिसाब से वो आउटलायर है कि सिर्फ करंट अफेयर नहीं, दिस इज वेरी स्ट्रांग ओपिनियन ऑफ माइंड, बट सिर्फ करंट अफेयर प्रिपेयर करके अगर आपका मार्क्स अच्छा आ गया है, तो वो रैंडमनेस है कि आपकी पर्सनालिटी दिखती अच्छी है, आप बोलते अच्छे हो, सामने वाला सुन लिया है, ठीक है, और किसी ने नोटिस कर लिया है, ठीक है, वो डेटा के रैंडमनेस है। उसका डेटा का रैंडमनेस मैं नहीं बोलूंगा, इट कुड आल्सो बी क्योंकि अब नॉट एवरीबडी इज स्टार्टिंग प्रिपरेशन एट द सेम लेवल, राइट? ये आप जैसे कॉन्फिडेंस की हमने बात करी थोड़ी देर पहले, तो यू आर जनरली एन इंडिविजुअल हु इज कॉन्फिडेंट, आई एम जनरली एन इंडिविजुअल हु इज कॉन्फिडेंट। अब अगर कोई अंडर कॉन्फिडेंट इंसान है, वो जा रहा है, तो भाई उनको उस लेवल पहले धक्का मारना पड़ेगा लेवल प्लेइंग फील्ड करने के लिए, राइट? इफ समबडी अप्रोच की बात कर रहे हैं ना, देखिए हाँ एग्री, इंपॉर्टेंट है कि वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि नहीं, इज अ डिफरेंट थिंग। मैं स्टैटिस्टिकल पॉइंट पे आ गया था, आई थिंक मैं वो सॉरी या गो अहेड, that it, I think I was just trying to clean the data. तो whether you are a confident guy or lesser confident guy, ठीक है, अप्रोच तो सही रखना ही पड़ेगा। What is wrong for confident is wrong for under confident or less confident guy also. Yeah. Okay. So it's a personality test. It is about you. You have to spend time on yourself. Whether you are able to put yourself there or not is a different thing. That depends on confidence. But still, you have to prioritize yourself. Confident or not, in personality test, you have to prioritize yourself. You cannot prioritize others' answers and current affairs. वो तो मेंस प्री में हो गया है। Which is I am in complete agreement कि यहाँ पे आपको जज कर रहे हैं कि भाई एज अ इंसान, एज एन इंडिविजुअल आप क्या कर रहे हो, कि भाई मेंस में आंसर लिख दिया, अगर आप यहाँ तक आए हो, आप पर्सनैलिटी टेस्ट तक आ गए हो, तो आपके पास वो फैक्चुअल बैकिंग है, आपको इंफॉर्मेशन का दिक्कत नहीं है। Information is not the problem that you have here. What is the problem or what is being tested right now is how do you use that information, कि आपका पर्सपेक्टिव इतना सारा जो डेटा पढ़ लिया है उसमें से क्या सार क्या निकाला है, राइट? and that will bring you uniqueness also. हम लोग और एक पॉइंट की बात कर रहे थे कि सिंप्लीफाई कैसे करना है। हाँ जी, सिंप्लीफाई भी करना है। तो फर्स्ट इंटरव्यू में मेरे से पूछा गया था, तो मेरा ब्रांच था एज इन माय स्पेशलाइजेशन इज स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स। मैं पूछा था कि स्टैटिस्टिक्स और इंफॉर्मेटिक्स के स्टूडेंट हो तुम, ये इंफॉर्मेटिक्स है क्या? तो पहले तो मैं बताया कि होता क्या है मेरे कोर्स में, ठीक है, मैथ्स और स्टैट्स के कोर्सेज होते हैं और कुछ कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज होते हैं जिसमें एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर, एसक्यूएल वगैरह वगैरह होता है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि कंप्यूटिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है लाइफ में, ठीक है, और हर फील्ड में तो ये मैं ना हर इंटरव्यू में बोल के आया हूँ, दिस इज वेरी रिलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, एंड देन 5 बताया जाता है, बी इट स्टूडेंट,
फार्मर, एडमिनिस्ट्रेटर, फैमिली, जिसको जो पकड़ना है वहां से पकड़ लो, फैमिली मैन, वुमेन और बिजनेसमैन, 5 वर्ड बोल देता हूँ, हर इंटरव्यू बोल के आता हूँ, ये बहुत रिलेवेंट है, मैंने कंप्यूटिंग का भी बोल दिया, बहुत रिलेवेंट है। तो उन्होंने बोला ये कि कैसे रिलेवेंट है, एग्जैक्टली क्या है, तो उन्होंने पूछा कि तुमने एल्गोरिदम का नाम लिया, ये कि तुम्हारा सब्जेक्ट था, बताओ एल्गोरिदम्स कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या है एल्गोरिदम, एल्गोरिदम कैसे सिखाओगे, बोला कि कैसे क्या कैसे इंपॉर्टेंट है और कैसे सिखाओगे लोगों को। मैं बोला, तो मेरे को ये अपॉर्चुनिटी लगा, मैंने बोला कि इसमें बहुत कंफ्यूजन है और मिसकंसेप्शन है लोगों में कि कंप्यूटर साइंस और एल्गोरिदम सीखने के लिए ना बहुत सारी लॉजिस्टिक चीज, इंटरनेट चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट चाहिए, ठीक है, एक लैंग्वेज चाहिए, जावास्क्रिप्ट, C++, कुछ भी, एक HTML, एक लैंग्वेज चाहिए, उसका डिबगर चाहिए, ये सब मिलेगा तब तुम बैठ के एक टीचर बैठा के तुमको सिखाएगा। एल्गोरिदम इज अबाउट कॉमन सेंस, ठीक है, सबको सिखाना है। तो मैं तो लोगों को इन सबको यूज किए बिना पेपर पेन से एल्गोरिदम सिखा सकता हूँ। अगर किसी को ब्रेथ फर्स्ट सर्च सिखाना है, डेप्थ फर्स्ट सर्च दिखाना है, ट्री सर्च दिखाना, मल्टीपल ट्रीज, मल्टीपल सॉर्टिंग बताना है, तो मैं पेपर पेन से बताऊंगा, तो मैं उससे बता सकता हूँ। मैं स्कूल के 5 स्टूडेंट को लूंगा, लाइन में खड़ा करूंगा, हाइट वाइज बोलूंगा कि इस ऑर्डर से इस ऑर्डर आ, वो लोग 10 बार ट्राई करेंगे और फिर वो सॉर्टिंग करेंगे, फिर मैं उनको बताऊंगा आपका सॉर्टिंग एल्गोरिदम था, लर्निंग बाय आपने प्रैक्टिस। कोई एक, हाँ, या फिर बच्चे जो खेलते हैं वो टावर ऑफ अनोइंग, हम 12th क्लास तक उसके एल्गोरिदम बनाते रहते हैं, या फिर कॉलेज में कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स भी उसके एल्गोरिदम बनाते रहते हैं। तो ये एल्गोरिदम मैं इन सबके बिना सिखा सकता हूँ और इसका यूज है। तो बोला कि हाँ, ये सिंपली तो तुम बता दिए कैसे सिखाओगे, एप्लीकेशन क्या है कि भाई एप्लीकेशन क्या है, थ्योरी इतनी पढ़ ली, अब इसका मतलब काम क्या आएगा एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एंड यू वेरी सिंपली विद दीज एग्जांपल्स डेमोन्स्ट्रेटेड कि एक तो नंबर 1 आपको क्लैरिटी है कि भैया चीज क्या है जो बोल रहे हो, ऐसा मतलब हवा में को फेंक नहीं दिया टर्म। दूसरा, आप दूसरे को समझा पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कई लोग, मतलब आपके पास शायद क्लैरिटी भी हो, बट लाइक बहुत सारे लोग इस दूसरे स्टेप तक नहीं आ पाते, यहाँ बीच में गैप आ जाता है कि यू मे नो अ कॉन्सेप्ट बट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट। बट यहाँ पर मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, मैंने उन्हें ये भी नहीं बताया कि हीप सॉर्ट क्या होता है, मैंने ये भी नहीं सोचा है कि बताया कि BFS और DFS क्या होता है, मुझे भी नहीं याद होता उस समय शायद। मैंने ये भी नहीं बताया कि मर्ज सॉर्ट या बाकी सॉर्टिंग क्या होती है, फिर कोई भी एल्गोरिदम नहीं बताया उन्होंने, मैंने उन्हें। और वो पूछते कि बताओ ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या होता है, और मैं साथ बता देता, तो वो टेक्निकल आंसर है, वो कोई पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है, वो टेक्निकल नॉलेज है। तो मैंने बिना क्वेश्चन को बिना टेक्निकली आंसर किए, मुझे आज भी नहीं पता ये सब क्या होता है, मुझे एक बार रेफर करना पड़ेगा, मुझे पता है क्या है बट रेफर करना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे पता है ये एक सॉर्टिंग होता है जिसको मैं एक बंदे को सिखा सकता हूँ, ठीक है, और उसका प्रैक्टिकल। तो लोग ना टेक्निकल क्वेश्चंस के आंसर प्रिपेयर करते हैं, ये नहीं करना है। ये एक टर्मिनोलॉजी है, ये एक कंसेप्ट है जिसका यूज पता होना चाहिए, और वो कैसे वर्क करता है वो तो कभी भी गूगल पे मिल जाएगा। बिल्कुल, वो जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, जब आज भी मैं एक्सेल में काम कर रहा था, अगर मुझे पता करना होगा कि VLOOKUP कैसे काम करता है, मैं हर बार भूल जाता हूँ, लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे क्राइम्स और इन्वेस्टिगेटर को मैच करने के लिए या फिर 2 डेटा शीट को यूज करने के लिए मेरे पास एक VLOOKUP फंक्शन है जिसको यूज कर सकता हूँ, जिससे मेरा पुलिस स्टेशन का एफिशिएंसी बढ़ेगा, काम आसान हो जाएगा। तो अब मुझे पूछेगा VLOOKUP क्या होता है, तो मैं तो ये बताऊंगा कि VLOOKUP में VLOOKUP इक्वल टू VLOOKUP लिख के 4 इनपुट देते हैं, वो एक से होता है Y Z, तो उसका कोई मतलब नहीं, वो प्रिपेयर नहीं करना है, VLOOKUP फंक्शन प्रिपेयर नहीं करना है, मर्ज सॉर्ट फंक्शन प्रिपेयर नहीं करना है, या फिर एल्गोरिथम एप्लीकेशन प्रिपेयर करना है। कंप्यूटर वाली लैंग्वेज में वापस जाए तो आपको सिंटैक्स से मतलब नहीं रखना है, राइट? कोई भी लॉजिस्टिक जिससे मैटर में वो वर्ड पता होना चाहिए और उसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि अगर आपको ये पता है ना कि भाई क्या इस्तेमाल करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है, तो इस्तेमाल करवा लोगे आप, वो चीज मैंने आपको उन्हें सहूलियत उस मिल इंटरव्यू जाएगी। में मैंने एग्जांपल दिया था, एक रिक्शा वाला जब नया रिक्शा चलाना शुरू करता है ना, और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से CP जाता है, तो उसे नहीं पता होता बेस्ट रास्ता क्या है, वो एक बार इस गली से जाता है, एक बार उस गली से जाता है, कभी N ब्लॉक पहुंचता है, कभी P ब्लॉक पहुंचता है, कस्टमर बोलता है मुझे P नहीं जाना था, N जाना था, वो 25 बार करता है, ठीक है, उसके बाद एक एफिशिएंट रास्ता निकालता है। ट्रेवलिंग सेल्समैन एल्गोरिथम यही करता है, वो रैंडम 50 जगह भेजता है, कंप्यूटर बस उसको फास्ट कर देता है, जो बंदा वो 6 महीने में सीखा, कंप्यूटर उसको 6 सेकंड में या फिर 1 सेकंड में कर रहा है। मे बी ये सही में है भी नहीं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एल्गोरिथम ऐसे काम करता भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं, बट ठीक है। सुनने में दिस गेट्स बट द पॉइंट इंपॉर्टेंट इज कि देयर इज एन अप्रोच, हाँ, या व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि देयर इज एन अप्रोच कि एल्गोरिथम होता है और उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में कोई सोच रहा है, ठीक है। तो नो वन इज जजिंग यू ऑन टेक्निकलिटी, एवरीवन इज जजिंग यू ऑन योर अप्रोच एंड पर्सनालिटी। तो आई थिंक ऑन दैट कि
कुछ लोगों को अब ये भी होता है कि दे आर हेजिटेंट अबाउट ब्रिंगिंग देयर पर्सनालिटी फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि दिस इज, अब जैसे आई वुड से समथिंग दैट आई स्ट्रगल्ड विद इन द बिगिनिंग, कि अब मेरे से बोल दिया जाए कि भाई तुम्हारा पर्सनालिटी क्या है, तो असमंजस में पड़ जाते थे कि अच्छा जी क्या बोले, क्या बोले, कैसे बोले, क्यों बोले। तो इसके बारे में इफ यू हैव टू क्लैरिफाई दिस फॉर योरसेल्फ, कि जैसे दिस आल्सो कनेक्ट्स विद द आइडिया ऑफ कि भाई आपका एजेंडा क्या होना चाहिए, क्योंकि एजेंडा भी आपका आपकी पर्सनालिटी से, आपके बैकग्राउंड से, आपके एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड आएगा। तो हाउ डू यू गो अबाउट क्लैरिफाइंग योर एजेंडा, कि अपना एजेंडा अगर बनाना है, लेट्स से 5 पॉइंट 10 पॉइंट का एजेंडा आप बना रहे हो, कैसे बनाओगे? तो दो चीज़ें मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा। एक जो एजेंडा है जो आपकी लाइफ के बारे में, जो जनरली आपको पता होता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन जनरली नहीं होता है। एक दूसरा होता है कि क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स होने चाहिए और विच यू वैल्यू और विच द बोर्ड वैल्यूज, थोड़ा मैच होना चाहिए उसमें। ऐसा तो नहीं होगा कि वो कुछ और वैल्यू कर रहा है, मैं कुछ और कर रहा हूँ। तो एक तरफ ये थियोरेटिकल एक्सरसाइज है कि पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप का इनिशिएटिव ले सकते हो कि नहीं, रिस्क ले सकते हो कि नहीं, कुछ भी। ये एक लिस्ट है जो आप बना लोगे, ठीक है। दूसरी तरफ है एजेंडा, ठीक है, कि मुझे बिहार के बारे में बात करना है, बक्सर के बारे में बात करना है, स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करना है, स्टार्टअप के बारे में बात करना है, ज्योग्राफी के बारे में बात करना है, और मुझे और कुछ डेरिवेटिव एजेंडा भी होता है जो मैंने अपने ब्लॉग में लिखा दिया है कि आई फोकस ऑन हाउ एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स एंड नॉट जस्ट व्हाट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स। वो भी एक एस्पेक्ट है, वी कैन डिस्कस मोर अबाउट इट। तो ऐसे 10 चीजें आप यहाँ लिखनी है। अब यहाँ 10 चीजें आपके एजेंडा की, यहाँ पर 10 चीजें हैं पर्सनालिटी ट्रेट जो होनी चाहिए, जो या तो आपके पास है या नहीं है, जो सामने वाला ढूंढ रहा है, ठीक है। अब सारे क्वेश्चंस को मैप करना है इन दोनों से। एवरी क्वेश्चन विच यू आर प्रिपेयरिंग और विच इज बीइंग आस्क्ड, ठीक है, द आंसर शुड कम फ्रॉम हियर, ठीक है, एटलीस्ट फ्यू पॉइंट्स, एंड व्हाइल यू आर आंसरिंग फ्रॉम योर एजेंडा पॉइंट्स, इट शुड रिफ्लेक्ट सम ऑफ दीज दी पर्सनालिटी ट्रेट्स। तो क्वेश्चंस आप मार्केट से उठा लो, कोई बात नहीं, वो क्वेश्चंस आप डैप देके मत उठाओ, या फिर क्वेश्चन आप खुद से बना लो। क्वेश्चंस के आंसर्स कोई और नहीं बनाने चाहिए, आप बनाओ, यहां से बनाओ। योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, योर एवरीथिंग अबाउट योर एजेंडा, या, एंड द आंसर शुड प्रूव अ पॉइंट विच इज हियर, कि आप लीडर हो, कि आप इनिशिएटिव लेते हो, कि आप मोटिवेटेड हो, कि आप डेटा पे ध्यान रखते हो, कि आप टेक सेवी हो, कुछ भी हो। वो लिस्ट आपके पास यहाँ होगी, वो आपकी प्रायोरिटी होगी। फिर आप ये दोनों लिस्ट लेकर इंटरव्यू में जाओ, इसमें से 6 टिक होने चाहिए और इसमें से 6 टिक होने चाहिए। यहाँ 10 है तो 8 टिक होने चाहिए, यहाँ 10 है तो 6-8 टिक होनी चाहिए। और प्रिपेयर करते समय एवरी क्वेश्चन इन द एंड आप लिखो कि इसमें से कौन कौन सा पॉइंट इसमें आ गया, इसमें से क्या क्या आ गया। So while this 2-3 month exercise, and maybe you're preparing 50, 60, 80, 100 questions, their answers, every question should go through these two checklists. एजेंडा से कुछ आया क्या, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, एंड मोर थिंग्स। सिंपल है क्या, मतलब क्लास 5 के स्टूडेंट को समझ में आएगा क्या मैं बोलूंगा। मेरा है क्या, मींस कैन समवन लेंड बोरो इट फ्रॉम मी, कैन आई लेंड इट टू समवन। मैंने आंसर बनाया, वो भी बोल दिया जाके, दैट मींस नहीं है, मतलब वो यहाँ से ही नहीं है, एजेंडा से ही नहीं है, उसमें स्टैटिस्टिक्स नहीं है, उसमें ओला नहीं है, स्टार्टअप नहीं है, यूनिकनेस नहीं है, उसमें पीएमआरडी, उसमें मेरा पार्ट नहीं है, मेरा पार्ट नहीं है, ठीक है। सो एवरी आंसर शुड हैव माय पार्ट, and every answer should reflect things which he is looking for, which I should show, which is something let's smoothly transition into कि you have this concept of right side of 180। तो मेरे ख्याल से अगर ये चीजें आप कर रहे हो एग्जैक्टली कि आपके पास एक एजेंडा है क्लियर कि भी हाँ इन 10 चीजों के बारे में बात करना चाहता हूँ, और आपके पास एक क्लैरिटी है कि हाँ जी ये क्वालिटीज मैं दर्शाना चाहता हूँ जो आई वुड नॉट से यू फेक, नहीं है तो जबरदस्ती मत डालो, एंड जो आप में है उनको स्ट्रेंथन करो, उनको दिखाओ, उनको दर्शाओ अच्छे से। अगर ये चीजें आप करते हो तो इट्स अ गुड बेट कि आप 180 से ऊपर इंटरव्यू में स्कोर कर सकते हो, राइट। एंड मेरा एक हमेशा परसेप्शन रहा है व्हिच इज समथिंग दैट आई लाइक यू टू कमेंट ऑन, कि अगर आप एकदम फ्लैट एवरेज इंटरव्यू देके आते हो, यू स्कोर अबाउट 160। अब 160 से ऊपर जाने के लिए और 160 से नीचे जाने के लिए मेहनत लगती है। कुछ लोग डाउनवर्ड स्लाइड मेहनत करते हैं जो कि भाई मतलब बहुत ज्यादा हड़बड़ा देते हैं, बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड आंसर लेके जाते हैं कि भाई ऐसा लगता है कि रटा हुआ आंसर बता रहे हैं वहां पे। तो जब आप रटा हुआ आंसर बताओगे वहां पे तो वो बोर्ड को दिख जाता है, क्यों? क्योंकि लाइक सब बता रहे हैं ना, क्योंकि सब बता रहे हैं। हाँ, मतलब वही चीज है, वही आंसर है, मतलब सबने वही सोचा, सबने वही सोर्सेस पढ़े हैं, तो अब मतलब दिख जाता है वो। और दूसरा मैं मानता हूँ कि बोर्ड में देयर आर दीज 5 people
जो कि बहुत ही कुछ रेयर कोई एस्पिरेंट होगा जिसकी उम्र 30 से ऊपर है जो वहां गया है, बट in the board you have these 5 people who have 30 plus years of experience each. जितनी उम्र नहीं है आपकी उतना एक एक इंसान का वहां तजुर्बा है, तो वो तजुर्बा भी बोलता है कि आप फटे नहीं मार सकते। लोगों का मॉक लिया हूँ, ठीक है, सामने शक्ल पे दिखता है आ किधर गया, आ किधर गया, थोड़ा सा शक्ल इधर गया, एकदम शक्ल पे दिखता है कि इज इट कमिंग फ्रॉम योर हार्ट, इज इट योर आंसर एंड आर यू सेइंग इट राइट, करेक्ट, ठीक है, एकदम तुरंत शक्ल पे दिखता है। और वो 60 साल वाले बंदे ने, उसने ऐसे लाखों लोगों को देखा है, नोज, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, आईएएस है, उसने अपने जूनियर्स को देखा है, जो उसके पास कंप्लेंट लेके आया उसको देखा है, उसको तो जज करना है, एक पुलिस वाला उसको तो जज करना है कि मेरे पास कंप्लेंट आया सही है कि गलत है, वो तो रोज कर रहा है, he is doing it daily, तो उसे right or wrong he has this judgment in his mind, is it right or wrong, then you cannot play with his judgment, you have to be right, तो उसको राइट भी लगे और आप राइट हो सकता है कि आप राइट हो, उसे रॉन्ग लग रहा है, वो भी नहीं होने देना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उसमें नहीं जाते हैं, बट देन वो दिखता है शक्ल पे, आपके बॉडी मूवमेंट्स पे दिखता है, आपके आईज के मूवमेंट्स पे दिखता है, लिप्स के मूवमेंट्स पे दिखता है कि हाँ ये 10 नंबर नीचे गया। So on that note, एक जैसे बहुत सारे लोगों का एक ये भी झिझक रहती है कि मुझे हर आंसर का जवाब देना है, जो कि मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी जरूरी है, क्योंकि भाई आप इंसाइक्लोपीडिया नहीं हो वहां पे, आप पर्सनालिटी टेस्ट में गए हो, आपका जो नॉलेज थी वो टेस्ट हो चुकी है ऑलरेडी मेंस में, एंड इवन देन मेंस में भी जो क्वेश्चन छूटे थे कुछ एक आध जो कि छूटता ही है, तो उसी तरह पर्सनालिटी टेस्ट में भी अगर मतलब नहीं आता कुछ तो यू शुड बी कंफर्टेबल सेइंग आई डोंट नो। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि कैसे, हाउ डू यू डील विद लेट्स से मल्टीपल क्वेश्चंस इन अ रो आपके आ गए, 3 4 5 सवाल आ गए जो नहीं आते, क्या करें? तो मैं बता रहा हूँ, 4 इंटरव्यू दिया हूँ, मेरे साथ नहीं हुआ, ठीक है, ऑन आई व्हाट, मतलब ऑब्वियसली आपको नहीं आता, आपको आंसर नहीं देना चाहिए, बट दिस आई विल से इन द एंड, मेरे साथ ये हुआ नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आया आपने बोल दिया पता नहीं, फिर दूसरा आया आपने बोल दिया पता नहीं आता है, कुछ फैक्चुअल आंसर दे दिया, तीसरा, अगर 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे कंसेप्ट पे, फैक्ट्स पे, करंट अफेयर्स पे, डेटा पे आके निकल गए, यू आर डूइंग इट रॉन्ग, आपकी पर्सनालिटी डिस्कस ही नहीं हो रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता है मुझे मेरी पर्सनालिटी नहीं पता है, तो अगर वो मुझे पूछेगा आर यू ए लीडर, मैं ना तो नहीं बोल सकता, या फिर मुझे नहीं पता ये नहीं बोल सकता, ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है, वो मेरे से ये क्यों पूछ रहा है कि इन्फ्लेशन कितना था इस साल, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आने नहीं देने और मुझे तो नहीं आए, ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ सिम्पटम कि यू आर गोइंग रॉन्ग, यू आर गोइंग टू 160, आप गलती भी नहीं भी करो, मान लो आप गलती नहीं कर रहे हो, तो भी अगर ऐसे ही क्वेश्चंस आ जा रहे हैं जहां पे आपको हाँ ना बोलना पड़ रहा है, फैक्चुअल आंसर्स देने पड़ रहे, कंसेप्ट्स का डेफिनेशन बताना पड़ रहा है, तो आप 160 पे जा रहे हो, सो यू हैव टू नो एंड डू ट्रिक्स टू मूव अवे फ्रॉम दिस, सो माय आंसर इज नॉट कि इसका आंसर नहीं आता तो नहीं बोलना है, उसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है, बट ये क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए, और 10% ज्यादा तो नहीं आने चाहिए, फर्स्ट लेवल में ये क्वेश्चन आने चाहिए, सेकंड लेवल थर्ड लेवल तक भी वही आ रहा है, पिलर क्या होता है सर, पिलर ये होता है, अच्छा पिलर ये होता है तो बीम क्या होता है, मतलब आपने पिलर के सही आंसर नहीं दिए तो बीम पूछ दिया। हो सकता है पिलर का आपने टेक्निकली सही आंसर दिया, लेकिन वो से उसे देन यू आर नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटर, आपको वो चेक ही नहीं हो रहा वहां पे, वो ट्रेड्स में तो नहीं दिख रहा पिलर का आंसर, तो फिर पूछ दिया बीम क्या होता है, फिर बीम में बना तो बताओ ट्रस क्या होता है, मतलब गलत जा रहा है इंटरव्यू, पिलर से बीम से ट्रस पे चला गया, ब्रिज पे चला गया, मुझे लाइन पे लाना पड़ेगा, मतलब इवेंचुअली शेयर वॉल पूछ लेंगे, जो कि मतलब एक बार ऐसा हुआ था कि व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट इंटरव्यू, सो मॉक इंटरव्यू में मेरे से पूछ लिया गया था ये शेयर वॉल क्या होती है, बीइंग अ सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मुझे पता होना चाहिए था, बट लाइक तब तक इतना थ्योरी व्योरी भूल गए थे, एंड बहुत बेसिक चीज है ये, एंड फिर वो ऐसा हुआ कि भाई अरे टेक्निकल चीजें याद रखनी है, बट देन मतलब थोड़ा दिल को चैन, मन की शांति रख के ये मैंने माना कि भाई ऐसा नहीं होगा, जो कि इवेंचुअली इंटरव्यू में मेरे साथ कभी कोई टेक्निकल मुझसे सवाल नहीं पूछा गया। ऐसे अगर सवाल आते हैं ना, नहीं आता है तो ना बोलना है, लेकिन माइंड में ये प्ले करना है कि भाई इससे निकलना कैसे है, बुक्स पे कैसे आना, स्टार्टअप पे कैसे आना, ज्योग्राफी पे कैसे आना, एवरी टाइम इट शुड बी प्लेइंग इन योर माइंड कि सिविल इंजीनियरिंग पे कैसे आना, ड्रामेट अगर आपका हॉबी ड्रामेटिक्स है, ड्रामेटिक्स पे कैसे लाना, वॉलीबॉल पे कैसे लाना है, कैसे निकलना है यहाँ से, या दैट शुड कीप प्लेइंग इन योर माइंड, अदरवाइज ही विल कीप आस्किंग दोस क्वेश्चंस, नहीं आता है नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 बार आप नहीं आता है बोल सकते हो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने ये बोल दिया नहीं आता है, प्रॉब्लम ये है कि आपकी पर्सनालिटी डिस्कस नहीं हुई।
You have 30 minutes. You have तो 5 आपको into मौका 5. दिया जा रहा है आपकी पर्सनालिटी दर्शाने के लिए, वो मौका आप गवा रहे हो। बनाना पड़ेगा, गंवा नहीं रहे हो, गंवा मतलब बनाना पड़ेगा, वो नहीं बना के देगा। दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी की दिस एंटायर डिस्कशन कि क्या है, 5 पैनलिस्ट हैं, 6 हैं, 5 ही होते हैं ना, 5 पैनलिस्ट और 5-5 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 25 मिनट, ठीक है, इतना ही टाइम है आपके पास। एवरी क्वेश्चन विच इज नॉट इन योर पर्सनालिटी इज ए लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। Every question, every word which is not about your personality, whether he is speaking or you are speaking, is not personality test. So you are starting with 160 and you are fixing yourself at 160. फिर आप 10 बार ना बोल दो, वो 160 पे रहेगा। फिर कोई 2 क्वेश्चन आप अच्छा दोगे तो 65 होगा, नहीं तो 55 होगा, and it will stay there. So the primary aim is to bring the discussion to personality. And ये नहीं होना चाहिए, ये symptom है। that requires practice. That requires practice. That requires practice, that requires an in-depth examination of कि भाई आपके क्या strength है, आप किन चीजों के बारे में बात करना चाहते हो, आप क्या सही है गलत है, ये सारी चीजें। और ये आसान काम नहीं है। मतलब आपने तो 4 महीने का कोर्स बता दिया इस पे प्रभात एड। तो नहीं, एक इंटरव्यू में मुझे पूछा गया था, सक्सेना सर ने पूछा था कि नहीं सक्सेना सर ने नहीं पूछा था, उनके बोर्ड में पूछा गया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड लॉजिक। साइंस एंड लॉजिक मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या बोलना है, क्योंकि मैं जनरली प्रैक्टिकल आंसर देता हूँ और इसके लिए मेरे पास कुछ प्रैक्टिकल आंसर तुरंत निकला नहीं। मैंने रैंडम बोल दिया साइंस दोनों सेम होता है, दोनों इंपॉर्टेंट होता है, लॉजिकल होता है, रैशनल होता है, लनफन करके मैंने बोल दिया। बट मैंने ये क्लेम कर लिया लास्ट में कि आई कैन एक्सप्लेन द डिफरेंस बाई वन एग्जाम्पल। 20 सेकंड बोला, कहीं नहीं जा रहा था, ठीक है, दैट आंसर वाज गोइंग नोवेयर, ठीक है। तो मैं एग्जांपल से बता दूंगा। okay. तो बोला कि बताओ कैसे। तो मैंने बोला कि माय ग्रैंडमदर, though she is no more, she was not educated in a school, she whenever she was cooking rice, ये मैंने ब्लॉग में भी लिखा है, whenever she was cooking rice, तो वो एक चम्मच से चावल निकाल के टेस्ट करती थी कि राइस पका है कि नहीं, ठीक है। तो ये सैम्पलिंग है, ठीक है। फिर वो इससे और सीखी, उन्हें पता चला कि नीचे का राइस पक जाता था, ऊपर से मैं टेस्ट करती थी, कच्चा दिखता था, तो नीचे ओवर कुक्ड होता था, ऊपर लेस कुक्ड होता था। फिर शी स्टार्टेड मिक्सिंग and then tasting. This is representative sampling, ठीक है। And she learned this as a logic, खुद से सीखी, प्रैक्टिस से सीखी। I learned the same thing as a statistician in school, from teachers, from books, in a classroom or in college, in IIT. I learned it as a science. I may have supplemented it with my logic, but she learned it only by logic, and she doesn't know that she has this knowledge. प्रैक्टिकली ये डिफरेंस है साइंस और लॉजिक में, ये मैंने वहां पे आंसर दिया, ठीक है, एग्जांपल से। ये आंसर मैं इसलिए निकाल पाया था क्योंकि मैं जितने भी कंसेप्ट्स के आंसर्स प्रिपरेशन में बनाता था ना, कोई भी कंसेप्ट आप मुझे अभी बोल दो मर्ज सॉर्ट, तो मुझे 5 वॉक्स ऑफ लाइफ में मर्ज सॉर्ट के एग्जांपल डालने हैं प्रिपरेशन में। बिजनेसमैन कैसे मर्ज सॉर्ट यूज करेगा, स्टूडेंट कैसे करेगा, फार्मर कैसे करेगा, फैमिली कैसे करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर कैसे, या 6-7 वॉक्स ऑफ लाइफ। ये मैंने 30-40 कंसेप्ट के साथ अपने डायरी में कॉपी से भर के रखी। नन ऑफ देम वर आस्क्ड, बट दिस अप्रोच हेल्प। क्वेश्चन कुछ भी आए, मेरे माइंड में रहता था कि यार ये घर वाला कैसे यूज करेगा इसको, बिजनेस वाला कैसे यूज करेगा। सो नन ऑफ दोज कंसेप्ट्स वर आस्क्ड, बट दिस अप्रोच दैट यू कीप रिइटरेटिंग फिक्सेस इन योर माइंड कि आपको वॉक्स ऑफ लाइफ के बारे में बात करना है, और सारे कंसेप्ट्स को इसमें सिंप्लिसिटी आ जाती है। आप क्लास 3 के स्टूडेंट, क्लास 5 के बच्चे को बता सकते हो, तो बहुत सिंपल है। ये आपका आंसर है, यूनिकनेस भी है, और फिर आपने कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को बता दिया। एंड अदरवाइज क्या आंसर करता मैं साइंस और लॉजिक का। मतलब आई थिंक एक हमेशा कम्युनिकेशन वाली चीज रहती है कि जितना आसान तरीके से आप एग्जांपल देके अगर किसी को समझा सकते हो कि उदाहरण क्या है इसका, नथिंग वर्ड लाइक इट। थ्योरी मैं दुनिया भर की आई कैन स्पाउट ऑफ, बट जब तक आपने ये नहीं समझाया ना किसी को कि भाई एकदम मतलब जैसे वेरी सिंपली पुट, अगर मेरे को जब नए नए तुम ऐसे कॉलेज में जाते हो तो एक वो शौक चढ़ता है कि एथीज्म कुछ होता है, एथीज्म के बारे में देखेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज में तो काफी होता है, तो मतलब था तब मुझे ऐसा लगता था कि भाई ये जहां जाओ कोई पॉलिटिशियन कोई महाभारत की बात कर रहा है, कोई रामायण की बात कर रहा है, कोई मतलब ये क्या है, ये क्यों लॉजिक पे क्यों नहीं बात करते ये लोग।
आफ्टर अ पॉइंट आई रियलाइज्ड कि आप सामने वाले बंदे से उसी भाषा में बात कर सकते हो ना जो भाषा उसको समझ आएगी। रामायण महाभारत में क्यों बात करी जाती है, क्यों सब जानते हैं उन्हें, वो कहानी सबको पता है। इसीलिए अगर मैं कोई नई कहानी बताना चाह रहा हूं जो उस कहानी के जैसी है, तो मेरे लिए वो ज्यादा आसान है रादर देन कि मैं उसको एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट निकाल के और फिर वो समझाऊं और फिर उसको बोलूं कि देखो यहाँ अप्लाई कर लेना। तो ये वाली चीज आई थिंक यू बीन डूइंग ब्यूटिफुली थ्रू द एग्जांपल्स, एंड दिस इज समथिंग दैट आई वुड जनरली रेकमेंड कि अगर आपको इंटरव्यू में अच्छे नंबर चाहिए या इन जनरल आपको अ ग्रेट कम्युनिकेटर बनना है कि भाई आप अपनी बात बता पाए, तो कहानी स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी क्वेश्चन जिसमें आपने अगर कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल आंसर बनाया है, उसी समय आप सोचो कि मैं अपना एक्सपीरियंस, किसी और का एक्सपीरियंस, किसी मूवी का एग्जांपल, किसी स्पोर्ट्स का एग्जांपल, कहीं से कोई एग्जांपल डाल के उसको मैं स्टोरी में बता सकता हूँ क्या। दिस शुड ऑलवेज बी डन। मतलब अगर मैंने टेक्निकल आंसर बना लिया, सो दैट्स माय बाय डिफॉल्ट, अगर कुछ नहीं बोल पाया तो ये बोल दूंगा मैं। बट देन व्हाइल आई एम प्रिपेयरिंग, इट शुड बी डन इन अ वे कि ये किसी का एक्सपीरियंस, किसी और की स्टोरी, कहीं से ये आंसर दे सकते हैं क्या, तो वो दे देना चाहिए। एंड दिस आर यूनिक अप्रोच, this will keep you as in unique on the right side of 180. This will keep you on the right side of 180, and a better outlier in the data. Yeah, the actual outlier which should be there. And like now I'd like to wrap up because Prabhat, मैंने 1-1.5 घंटा आपका टाइम ले लिया है, and while it's been a great conversation, I would love to have you again, but I think it's been quite a productive conversation as well कि बहुत सारी चीजों के बारे में हमने बात करी. I'll try and ensure कि भाई वीडियो में वो सारी चीजें अलग ढंग से आ रही हैं. And if there's anything at the end that you'd like to take, say to the people who are going to give the personality test, maybe this year, next year, या जब भी वो ये वीडियो देखते हैं, तो something that you like. दो तीन चीजें. If possible, start preparing after mains, but at least now start. That is first. अब तो करी दो. Which is 90% of your time, effort, energy should be about yourself. 10% outside. That also only for your confidence, or you can skip it. Okay. But just because crowd is doing, you want to do 10-20%, but 80-90% of effort should be about yourself. Or give mocks to experience the environment, but don't give mocks for judgments. कैसा गया, कितना मार्क्स उन्होंने बताया, मैं कैसा. Go and practice that environment. 5 लोग बैठे हैं, रैंडम लोग मेरे से सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब देने में कंफर्टेबल हूँ कि नहीं, जो सोच क्या है वो डिलीवर किया कि नहीं, वो सही था कि गलत था, उसके जज आप वापस जाके बनना, उनकी बातें मत सुनो. ठीक है. Don't listen to this. So give mocks, but only to experience the environment, so that when you go there, that's not the new thing. Don't make others prepare for you in your interview. It's your preparation only. ठीक है. दूसरों से मत कराओ प्रिपरेशन. सर वहाँ मौगी वो क्वेश्चन बना देगा, वो आंसर बना देगा, मत करो आप. और डाइवर्सिफाई एंड हाईलाइट द यूनिकनेस. अपने प्रोफाइल को डाइवर्सिफाई करो, अपने डिस्कशन को डाइवर्सिफाई करो, और जो भी यूनिकनेस है उसको हाईलाइट करो. Have as less inhibition as possible. That's all. Right, and I think you beautifully encapsulated all the core ideas that we had and added a few more. कि भैया मॉक में एक जैसे जेनेरिक फीडबैक मिलता है, which I'd like to end with, is कि smile more. आप स्माइल नहीं कर रहे, आप सीरियस है. यही नहीं, बचपन से तो वहां नहीं कर पाओगे भाई, क्यों करना है, नहीं करना है. जरूरी नहीं है. तो नहीं किया, be yourself. मतलब that is what I'd like to end with, कि जबरदस्ती फीडबैक ये मत लो कि भाई ज्यादा स्माइल करो, कम स्माइल करो, ये करो. जो कंफर्टेबल हो ना वो करो, अपना यूनिकनेस वहां दर्शाओ. अगर आप ई करके जाते हो सारे टाइम, दैट्स आल्सो नॉट ग्रेट. बी कंफर्टेबल. कभी एक और डिस्कशन कर सकते हैं कि ट्रांजैक्शनली क्या क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए, which is not important, which hardly affects 10%. Yeah. ठीक है. And that is something that I'd love to host you for, because I love picking your brain, and आप जो मतलब कहानियां बताते हो, मतलब क्या पहनना है, कैसे घुसना है, कैसे बैठना है, कैसे निकलना है, किसको देखना है, कितना स्माइल करना है, इसमें ट्रांजैक्शनली डूज एंड डोंट्स हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है. बट इट वोंट हेल्प मच एज लॉन्ग एज द कंटेंट इज गुड. दिस विल गिव मटेरियल, एंड इफ द कंटेंट इज बैड, दिस विल नॉट हेल्प यू. ठीक है. बट स्टिल वी कैन डिस्कस व्हाट आर गुड प्रैक्टिसेस. आई हैव डन अ फ्यू. ठीक है. So definitely जिसका कुछ ट्रांजैक्शनल वैल्यू होता होगा 5-10 नंबर ऊपर नीचे जा सकते हैं, लेकिन उस पर फोकस नहीं करना है. कंटेंट इज 180.
कंटेंट इटसेल्फ इज 180, अगर आपको 150 मिला तो आपने 30 लूज किया है। उन्होंने ऐसा नहीं है कि आपको वीडियो के फ्रेम के ऊपर वाली साइड से बाहर जा रहे हो थोड़ा भी प्रभात। सॉरी तो आई वाज सेइंग कि कंटेंट पे 180 मार्क्स है। अगर आपने लूज किया है, बट कंटेंट पे 200 मार्क्स है। अगर आपने कितना लूज किया है ना, वो आपने लूज किया है, ठीक है, ऐसा नहीं कि उन्होंने दिया नहीं है। और बाकी ये ट्रांजैक्शनल चीजें 5-10 नंबर ऊपर नीचे करती है। जिसको 200 आया है ना, उसको कंटेंट पे 190 आया है, ठीक है, और जिसको 160 आया है ना, उसको कंटेंट पे 160 आया या 150 I completely agree with that assessment कि जो डूज एंड डोंट्स हैं, ऐसे उठना है, बैठना है, हाय हेलो बोलना है, क्या करना है, वो सब दैट इज अ वैल्यू एडिशन ऑन टॉप। कि मतलब आपने मोटा काम कर लिया था, आप मोटा काम नहीं करोगे तो फिर आप सोच रहे हो कि उसके ऊपर से वो मतलब ब्रश कर देंगे ना, तो उसका फायदा नहीं होगा, right? But still we can discuss कि क्या करना चाहिए sometime. Definitely, and hopefully whenever you have time, let's get back together for this. And thank you again for your time, Prabhat. I know as an IPS you are a very very busy man. Really thankful for you, and I hope a lot of people gain from your experience because it's been like tremendous for me personally. बहुत सारी चीजें मुझे आपसे सीखने को मिली, and hopefully let's continue doing that. I hope it helps the candidates. लेकिन इस पे तो एक ये भी कंसेप्ट है कि सबकी सुन लो फिर करो अपनी, ये वीडियो भी देख लो, सुन लो, ठीक है, बट फोकस ऑन योरसेल्फ, योर ओन। मतलब सबका अपना स्टाइल होगा, कुछ दूसरे लोग कुछ और भी चीजें रिकमेंड करेंगे। लिसन टू एवरीवन, डू योर ओन, ठीक है। आई हैव ट्राइड टू डू जस्टिस टू दिस कन्वर्सेशन, ठीक है। मैंने जो किया वो मैंने ऑनेस्टली बताया है, इट हैज वर्कड फॉर मी। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग व्हेनेवर यू आर लिसनिंग दिस। थैंक यू।